Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. स्पेंसर, दुर्खीम और ब्राउन और मालिनोव्स्की के प्रकारवाद की आलोचना यहाँ मर्टन महोदय कहते हैं कि आप लोग इन लोगों के जो प्रकारवाद है इनमें कुछ वो कमियां निकालते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि मर्टन के प्रकारवाद में देखेंगे वो किस तरह से इनकी कमियों को बताते हैं और इनकी कमियों को दूर करने के लिए वो क्या क्या अपनी नई अवधारणा देते हैं प्रकारवाद के बारे में। इससे पहले हम लोग इन जो चारों समाजशास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, इनका हम लोग थोड़ा मैं इनका डिटेल आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे स्पेंसर का प्रकारवाद, थोड़ा डिटेल में देख लें। प्रकारवाद में वो क्या कहते हैं, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख स्पेंसर महोदय ने किया था। इसके पहले भी हम लोग देखा था कि सामाजिक संरचना की बात भी सबसे पहले स्पेंसर महोदय करते हैं, यही प्रकारवाद की बात भी सबसे पहले स्पेंसर महोदय करते हैं। उनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट ये कहते हैं कि आप समाज को सावयव की भांति एक अखंड व्यवस्था मानते हैं। जिस तरह से शरीर की बनावट है, शरीर जिस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से समाज भी कार्य करता है। इसकी तुलना, समाज की तुलना वो शरीर से करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ एक कॉम्परेटिव मैंने बना दिया है। शरीर को वो क्या मानते हैं, शरीर को समाज की तरह मानते हैं। कहते हैं जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग हैं, उसी तरह से समाज की भी विभिन्न इकाइयां होती हैं, और ये जब अंग व्यवस्थित रूप से संबंधित हो जाते हैं, उसी तरह से समाज की विभिन्न इकाइयां आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि जो विभिन्न इकाइयां हैं एक व्यवस्थित रूप से संबंधित हो जाती हैं, तो जिससे एक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो उसी तरह से व्यवस्था को चलाने के लिए जो इन इकाइयों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसे ही हम प्रकार कहते हैं। जिस तरह से शरीर की इकाइयों के द्वारा जो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है, उसी प्रकार समाज की इकाइयों के द्वारा उनके व्यवस्थित संबंधों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो सामाजिक इकाइयों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसे ही हम प्रकारवाद कहते हैं। स्पेंसर की प्रकारवाद को उद्विकासीय प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। उद्विकासीय प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य ये होता है कि स्पेंसर महोदय, उद्विकास का मतलब होता है किसी भी सरल चीज का, सरल कोई सी भी घटना हो, कोई वस्तु हो, किसी भी चीज जब सरल से जटिल में परिवर्तित होती है, तो उसे ही हम उद्विकासीय कहते हैं। तो इस तरह से क्या प्रकारवाद को उद्विकासीय प्रक्रियात्मक के रूप में देखते हैं। ये डार्विन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इस तरह से स्पेंसर का प्रकारवाद यहाँ हम लोगों ने देखा। आगे देखें हम दुर्खीम का प्रकारवाद। वैज्ञानिक रूप से प्रकारवाद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खीम को है। स्पेंसर महोदय ने प्रकारवाद की सबसे पहले व्याख्या की थी, लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, दुर्खीम महोदय को जाता है। उन्होंने अपनी बुक जो है डिवीजन ऑफ लेबर एंड द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकारवाद का विशद विश्लेषण किया है। इन्होंने, जिनकी दो बुक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने प्रकारवाद का विशद विश्लेषण किया है। दुर्खीम पर वीडियो बना हुआ है। दुर्खीम की जो भी उनसे संबंधित जो भी उनका अध्ययन है, इस पर डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने की थी, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। इस पर वीडियो बना हुआ है, आप वहां से देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने भी समाज को एक जीवधारी की भांति माना है। दुर्खीम महोदय ने भी इसे एक सावयव के रूप में देखा है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है, उन्हें ही प्रकार कहते हैं। दुर्खीम महोदय क्या कहते हैं, समाज की आवश्यकता जिन गतिविधियों के द्वारा पूरी होती है, उसे ही वो प्रकार कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखा था कि स्पेंसर क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कार्य होता है वो प्रकार्य है, और यही दुर्खीम कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं, उसे ही ये प्रकार्य कहते हैं। नेक्स्ट देखें, परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीति, आर्थिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था को चलाने में जो अपना योगदान देते हैं, वही उनका प्रकार है। वही चीज है, सामाजिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो इकाइयां हैं जो अपना योगदान देती हैं, उसे ही ये प्रकार कहते हैं। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन कर धर्म का प्रकार ढूंढा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था दुर्खीम ने धर्म की क्या व्याख्या की थी, उसमें उन्होंने क्या है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था, और उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने क्या ढूंढा कि धर्म का प्रकार क्या है, समाज में एकता स्थापित करना। उन्होंने क्या पाया कि धर्म का कार्य क्या है, समाज में एकता स्थापित करना। नेक्स्ट ये कहते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक संस्थाओं के सामान्य तथा व्याधकीय प्रकार का भी उल्लेख किया है। सामाजिक संस्था का जब वो बात करते हैं, सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं, उस समय भी वो समाज में सामान्य और व्याधकीय तथ्य की भी बात करते हैं। ये रहा दुर्खीम का प्रकारवाद। आगे देखें आप ब्राउन का प्रकारवाद। उन्होंने बताया कि शरीर की एक संरचना होती है, ये भी सावयव की तरह ही
मानते हैं समाज को। ये कहते हैं कि तरह ही क्या है, समाज की भी एक संरचना होती है जो अंगों की एक निश्चित संबंधों से बनती है। जिस तरह शरीर के निश्चित अंग से शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह से समाज का भी निर्माण होता है। जब एक सवयव जीवित रहता है, जब एक कोई शरीर जीवित रहता है, उसकी संरचना में निरंतरता बनी रहती है, उसकी जो संरचना है वो उसमें कंटिन्यूटी रहती है, उसमें बना रहता है, उसे ही जीवन कहते हैं। जिस तरह से सामाजिक संरचना जिस कारण बनी रहती है शरीर की, जिसके कारण वो जीवित रहता है, उसी तरह से समाज पे भी वो लागू करते हैं। वो कहते हैं शरीर को जीवन प्रदान करने में प्रत्येक कोष्ठ या अंग की क्रिया होती है। अर्थात शरीर के जो अंग हैं, अंग के एक छोटी से छोटी इकाई, छोटा से छोटा कार्य, वो क्या है, शरीर के जिस तरह से शरीर को जीवन मिलता है, जिस तरह से शरीर के जीवन के लिए, उसकी निरंतरता के लिए हर एक इकाई का कार्य महत्वपूर्ण होता है, हर एक सेल का कार्य महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से ये कहते हैं कि हर कोष्ठ या अंग की जो क्रिया होती है वो कोई ना कोई कार्य करती है, जिसे वे प्रकार कहते हैं। तो इनकी परिभाषा के अनुसार आप समझें, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था को क्रियाशीलता के रूप में जीवन को देती है। अर्थात क्या, वह छोटी से छोटी क्रिया जो उस बृहद व्यवस्था की जो क्रियाशीलता है उसे जीवन प्रदान करती है, उसे ही वो प्रकार कहते हैं ब्राउन के अनुसार। यहाँ देखें, इस तरह से इनकी परिभाषा से क्या निकलता है, प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। अर्थात छोटी से छोटी क्रिया जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने में जो अपना योगदान देती है, उसे ही ब्राउन महोदय प्रकार कहते हैं। इसके आगे ये क्या कहते हैं, प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है। हर सामाजिक व्यवस्था में क्या है, एक तरह की एकता होती है, हर एक कुछ समानता होती है, उनके बीच कुछ एकता होती है, जिसे हम प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। ब्राउन महोदय के यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, उनके प्रकारवाद का क्या निर्णय निकलता है, ये कहते हैं कि यह क्या है, प्रकार्यात्मक एकता देखने को मिलती है। प्रत्येक अंग कुछ ऐसे मिलजुल कर कार्य करते हैं जिससे उनमें समानता प्रदर्शित होता है, जिससे उनमें एकता प्रदर्शित होती है, और इस एकता के माध्यम से ही सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, समाज की निरंतरता बनी रहती है, समाज जीवित रहता है, जिसे ही यह प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। तो यह हम लोगों ने ब्राउन का प्रकारवाद देखा। आगे अब देखते हैं मेलिनोव्स्की का प्रकारवाद। मेलिनोव्स्की का प्रकारवाद ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इनकी एक बुक है, इसमें इन्होंने अपने प्रकारवाद के बारे में बताया है। मेलिनोव्स्की ने उद्विकास के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत को जन्म दिया। वो उद्विकासवाद के विरुद्ध थे, वो उद्विकासवाद को नहीं मानते हैं। उद्विकासवाद के समर्थक ब्राउन माने जाते हैं, लेकिन मेलिनोव्स्की उद्विकासवाद के विरुद्ध माने जाते हैं, उद्विकासवादी सिद्धांत को यह नकारते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एक इनका टर्म याद रखिएगा। आपने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रकारवाद का सहारा लिया। वे कहते हैं कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी संस्थाओं को समझना आवश्यक है, और संस्थाओं को कैसे समझेंगे, सांस्कृतिक व्यवस्था के माध्यम से समझेंगे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, किसी भी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए वो प्रकारवाद का सहारा लेते हैं। प्रकारवाद के माध्यम से वो सांस्कृतिक व्यवस्था को बताते हैं। संस्कृति का निर्माण मानव अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। संस्कृति का निर्माण क्यों किया गया है, पशुओं के पास संस्कृति नहीं होती है, मानव के पास संस्कृति होती है, और मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण क्यों किया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव संस्कृति का निर्माण किया है। तो इस तरह से मेलिनोव्स्की ने मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की बात की है। वे कहते हैं कि मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं, जिसका हमने फार्मूला क्या बनाया, एमएससी घर में। एमएससी घर में 7 पॉइंट्स हैं, इससे आप समझ जाएंगे। एम से हो गया मेटाबॉलिज्म, अर्थात सबसे पहले वो क्या है, मनुष्य की आवश्यकता क्या है, पोषण की आवश्यकता होती है मेटाबॉलिज्म की। फिर दूसरा आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन की, यहाँ आर हो गया। शारीरिक आराम, बॉडीली कंफर्ट की आवश्यकता होती है, ये सी हो गया। सुरक्षा, सेफ्टी, एस सेफ्टी की आवश्यकता होती है। गति, मूवमेंट, एम से यहाँ मूवमेंट। वृद्धि, ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ। स्वास्थ्य, और यहाँ हो गया हेल्थ। अर्थात एमएससी घर में मेलिनोव्स्की के अनुसार मानव की 7 आवश्यकताएं, वो 7 आवश्यकता कौन सी है, एमएससी घर में। याद कर लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, सेफ्टी, कंफर्ट, ग्रोथ, हेल्थ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। तो इस तरह से 7 मानव की आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है, और यही
इनका प्रकार है। इसलिए संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं है। यही मेलिनोव्स्की क्या कहते हैं कि संस्कृति का कोई भी ऐसा पार्ट्स है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेकार हो, वो किसी न किसी कार्य की जरूर होती है, किसी न किसी आवश्यकता को जरूर पूर्ति करती है। तो अर्थात यहाँ क्या है, सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात आ जाती है या प्रकारों की अपरिहार्यता की भी बात करते हैं। तो यहाँ प्रकारों की अपरिहार्यता हो जाती है। कहते हैं कि यह क्या है, संस्कृति का कोई भाग बेकार नहीं है, वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा, कोई ना कोई प्रकार अवश्य करेगा जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। उन्होंने अपने प्रकारवाद में व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर दिया है। अभी तक जितने हम लोगों ने समाजशास्त्री को देखा, स्पेंसर को देखा, दुर्खीम को देखा, ब्राउन को देखा, वो सभी क्या कहते हैं कि समाज की आवश्यकता की बात करते हैं, समाज की व्यवस्था की बात करते हैं, उसको जीवित रखने के लिए किस तरह से प्रकार महत्वपूर्ण है, किस तरह से कोई भी इकाई अपना योगदान देती है, इसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मेलिनोव्स्की की देखें तो वो मानव की आवश्यकता की बात करते हैं, मानव के अस्तित्व की बात करते हैं। इसलिए इनको क्या है, ये मानव के अस्तित्व पर जोर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को देखा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मर्टन के प्रकारवाद की चर्चा करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.